हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम टीजीटी हिंदी की अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के क्रम में छायावाद की मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं आप लोगों को इसमें छायावाद से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इस वीडियो में आप लोगों के लगभग कवर हो जाएंगे। छायावाद किसे कहते हैं, छायावाद कब से प्रारंभ होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये पूछा जाता है कि इन्होंने जो है इसका प्रारंभ कब से माना है, 1918 ईस्वी से माना है। छायावाद के विद्यार्थियों, आप सभी को पता भी होगा, चार महत्वपूर्ण कवि हैं: सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, और इसमें महादेवी वर्मा भी हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की गई थी, 1918 में। यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान देने योग्य है विद्यार्थियों, छायावाद के इन्होंने जो है पंत प्रसाद निराला, इन्होंने जो अपनी रचनाएं हैं 1918 से ही लगभग लिखना प्रारंभ किया था। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की जो झरना रचना है वो प्रकाशित हो चुकी थी और निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। और जो सुमित्रा नंदन पंत है उनकी पल्लव की कुछ रचनाएं भी 1917 के आसपास में आ चुकी थी। प्रसाद की कामैनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो है डीएसएसबी, टीजीटी और पीजीटी हिंदी में भी कई बार पूछा गया है, तो कामैनी का समय आपको ध्यान रखना है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की जो अंतिम सीमा है वो 1936 मानना समीचीन होगा। छायावाद काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कब हुआ, क्यों हुआ था। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है छायावाद आया था, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावाद कविता व्यक्तिनिष्ठ है। ये आप ध्यान रखेंगे। द्विवेदी युगीन कैसी थी, विषयनिष्ठ थी, जबकि यहाँ कैसी है, व्यक्तिनिष्ठ है। वो वर्णन प्रधान थी, ये कैसी है, कल्पना प्रधान है। वो स्थूल थी, ये कैसी है, सूक्ष्म है। तो दोनों की विशेषताएं आप ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम छायावादी कविताओं के लिए रूढ़ हो गया था, जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य, आध्यात्मिक छायाओं का भान होता था और वेदन की रहस्यमय अनुभूति होती थी। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, जितने भी छायावादी कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो बड़ी ही रहस्यमय प्रवृत्ति से लिखी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। छायावाद जो है सन 1918 से 1936 में। तो छायावाद जो है 1918 से 1936 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका थी 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में यह लेख जो है प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखेंगे, मुकुटधर पांडे जी ने जो है सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रयोक्ता माना जाता है। सन 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी छायावाद शीर्षक एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था: सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद की प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं किसने क्या क्या दी है। इनके अनुसार कई बार ये पूछी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में करते हैं, जो समझना चाहिए। रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ एक संबंध काव्य वस्तु से, अर्थात जहाँ काव्य उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर आनंद चित्रमयी भाषा में प्रेम को अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या लिखा है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य, आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या है। जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा, जब वेदना के आधार पर सब अनुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उस छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। महादेवी वर्मा ने क्या बोला है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के भी जीवन का उद्गीत है। डॉक्टर नगेंद्र की ये पंक्तियां कई बार पूछी गई है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल किस में आया था,
द्विवेदी में आया था, सूक्ष्म किस में आया है, छायावाद में आया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या बोला है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो यहाँ से किसी भी रचनाकार की आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, आप इन परिभाषाओं को अच्छे से देख लें। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, दूसरी ओर विदेशी प्राधीनता से। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या बोला, छायावाद मूलतः एक शक्ति काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, मैथिली शरण गुप्त को माना है और मुकुटधर पांडे को माना है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सुमित्रानंद पंत को माना है। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी जी को माना है और इलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को माना है। विद्यार्थियों, आप लोगों को किसका याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तो रखना ही रखना है और नंद दुलारे वाजपेयी का भी आपको याद रखना है। चलिए, छायावादी काव्य की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले छायावादी काव्य में आप जान ही सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रचनाओं का फोकस है वो व्यक्ति पर है। अगर व्यक्ति पर किसी व्यक्ति का फोकस होता है तो फिर वो जाहिर सी बात है कि उनकी व्यक्तियों से संबंधित जो भी बात होगी, जैसे उनकी खुद की अनुभूति जो होगी उसको महत्व दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो सबसे पहले है आत्म अभिव्यंजना। छायावादी कवियों के काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन में ही खोजने का प्रयास किया गया है। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं और व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया है। छायावादी कविता में व्यक्तित्व सुख दुख का खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। प्रसाद कृत आंसू काव्य और पंत कृत उच्छ्वास नामक कविता इस कथन के समर्थन में पेश की जा सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने प्रिया को मन मंदिर में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख किया। पंक्तियां देखेंगे, विदुर उर के मृद भाव से तुम्हारा कर नित एवं नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मूंद धूरे दृग द्वार। तो आगे देखेंगे, निराला की कई कविताओं में व्यक्तिगत जीवन का सत्य उभर कर आया है। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए शब्द लिखे हैं, दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा किया है शोध। आगे महादेवी वर्मा जी का भी कुछ पंक्तियां हैं। दूसरी बात है इसकी महत्वपूर्ण सौंदर्य चित्रण। सौंदर्य चित्रण में विद्यार्थियों, छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, तो किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। उसमें रीतिकालीन स्थूलता एवं मासलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णों में उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में एवं भाव दशाओं के वर्णन में रमी है। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर आई है रीतिकालीन बात। रीतिकाल में क्या हुआ है, कवियों ने जो नायिकाओं का वर्णन किया है उनका बड़ा ही यथार्थपूर्वक वर्णन किया है, उनके अंग अंग का वर्णन किया है। जबकि यहाँ पर छायावाद में आप देखेंगे इन्होंने क्या किया है, व्यक्ति के बाह्य सौंदर्य को न दिखाकर उसके आंतरिक सौंदर्य की ओर इन्होंने बल दिया है। अब देखेंगे, इन्होंने कमल से जो चारू दो खंजन, प्रथम पंख फड़काना नहीं थे जानते, चप्पल खोली चोट कर अब पंख की विकल करते भ्रमर को आनंद। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। शारीरिक अंगों की कांति का वर्णन भी बड़े आकर्षक ढंग से हुआ है। यहाँ पर कहीं जगह पर ऐसा हुआ है कि इन्होंने खुलकर जो है आंतरिक के साथ साथ बाह्य वर्णन भी किया है। तो यहाँ पर देखेंगे आंतरिक और बाह्य सौंदर्य का वर्णन आया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो यो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जयशंकर प्रसाद की हैं। यहाँ कवि ने सुकुमार अंगुरोजों का वर्णन किया है, आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए किस शैली का प्रयोग किया है, सांकेतिक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो प्रसाद के अनुसार उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य, जिसे सब कहते हैं, सौंदर्य की अभिव्यक्ति सांकेतिक शैली में इन्होंने किया है। ठीक है, आगे देखेंगे श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी युगन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ और जहाँ हुआ वहाँ भी मर्यादित रूप में ही हुआ है। छायावाद में आकार कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों में श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्त अंकित किए गए। ध्यान रखेंगे कि द्विवेदी युग में क्या हुआ है, श्रृंगार निरूपण हुआ तो है लेकिन वो बहुत कम हुआ है और उसका भी एक मर्यादा का ध्यान रखा है। लेकिन जो छायावादी कवि हैं इन्होंने उसको और भी बड़े रूप में वर्णन किया है। निराला ने जूही की कली नामक कविता में प्रकृति के प्रतीकों से प्रेम व्यापारों का वर्णन किया है। देखेंगे, नृत्य उस नायक ने निपट निठुराई की, जोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार दी, सारी जगजोर डाली। तो देखेंगे कितना ज़्यादा इन्होंने अंग अंग का वर्णन यहाँ पर कर डाला। श्रृंगार वर्णन इतना ज़्यादा किया। श्रृंगार का मतलब होता है
कि आपने प्रेम रस के संयोग और वियोग रस दोनों, यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये संयोग रस का उदाहरण है कि किस प्रकार प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को प्रेम किया है। तो आगे देखेंगे हम इसी प्रकार से पंत जी ने भी किया है। वियोग श्रृंगार का भी एक उदाहरण देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने आंसू में उपलब्ध करवाया है ये। जंजा जंकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला। तो यहाँ देखेंगे रो रो कर सिसक सिसकर कहता है मेरा करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। तो यहाँ पे देखेंगे सुमित्रानंद ने अगली ये पंक्तियाँ कई बार पूछी गई है। वियोगी होगा पहला कवि, आग से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों में से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो देखेंगे इसी प्रकार से महादेवी वर्मा का जो काव्य है, उनका जो काव्य विरह एवं वेदना का काव्य है, क्योंकि उनका खुद का जो जीवन है वो बड़ा ही दुख में बीता है, तो इसलिए उनके काव्य में भी वो झलक दिखाई देती है। तो आप श्रृंगार निरूपण का देखेंगे कि यहाँ पे छायावादी कवियों ने श्रृंगार जो रस है उसका बड़ा ही संयोग एवं वियोग दोनों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। आगे देखेंगे नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया है। रीतिकालीन कवियों में नारी को केवल विलास की वस्तु और भोग की सामग्री मात्र माना गया है, जबकि छायावादी कवियों ने इसे प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने नारी को दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी कहकर पुकारा है। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों को देखेंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग नग तल में, पीयूष स्रोत भी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये इन्होंने कात्यायनी से ली हुई पंक्तियां इनकी। पंत ने देवी, माँ, सहचरी, प्राण कहकर नारी के प्रति अपने आदर का परिचय दिया है। निराला ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है, और राम की शक्ति पूजा में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया गया है। देखेंगे यहाँ पे ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनय कुमारिका छवि अच्युति। किसकी पंक्ति है? निराला जी की है। आगे देखेंगे रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। सुमित्रानंदन पंत की हम देखेंगे मौन निमंत्रण कविता में उन्होंने क्या बोला है। न जाने कौन आए धुतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुजाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। तो इनकी मौन निमंत्रण कविता से ये उठाई गई पंक्तियां हैं। आगे देखेंगे कामायनी में जो है कौन सी पंक्तियां ली है प्रसाद जी की। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार, विचार न सह सकता। निराला कि तुम और मैं कविता में उस परमात्मा से अनेक प्रकार के संबंध जोड़े गए हैं। यदि वह हिमालय है तो मैं उसे निसृत होने वाली गंगा, यदि वह हृदय के भाव हो तो मैं उसमें जन्म लेने वाली कविता। तो हम ध्यान रखेंगे निराला जी की कौन सी कविता है, तुम और मैं। आगे देखेंगे प्रकृति चित्रण। प्रकृति इनकी महत्वपूर्ण विशेषता, इन्होंने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप किया है। और आप देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों को जो है अपनी कविता का महत्वपूर्ण विषय बनाया है। यहाँ पंत जी की कविता देखेंगे। अचरिता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीला आकाश। तो इन्होंने क्या किया है, प्रकृति चित्रण को अपने काव्य में महत्वपूर्ण जगह दी है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसी कारण छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा भी दी है। प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र रहा है। इनके काव्य में दुख और वेदना की विवृत्ति भी दिखाई गई है, आप ध्यान रखेंगे। देखो इन्होंने श्रृंगार रस में केवल जो है संयोग रस का नहीं बल्कि वियोग रस का भी इन्होंने यहाँ पर समावेश किया है, इसलिए इनकी कविताओं में दुख और वेदना की अभिव्यक्ति भी मिलती है। महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नभ का कोई कोना, ये कम पंक्तियां इनकी कई बार पूछी गई हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्वन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, प्रसाद जी की हैं। पंत जी की परिवर्तन कविता में यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति भी छायावादी कवियों में देखने को मिलती है। जयशंकर प्रसाद ने अपने कई नाटकों में इनके देश के प्रेम के बारे में लिखा है। देखेंगे अरुणा यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो
राष्ट्रभक्ति की गीत हैं या कविताएं हैं। पुष्प की अभिलाषा, उनमें जो है शहीदों के चरणों तले आने का यहाँ पर पुष्पों की अभिलाषा दिखाई गई है। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जित पर। अक्सर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि छायावाद का नाम लेते राष्ट्र प्रेम की भावना वहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना को छायावादी काव्य में दर्शाया। विद्यार्थी इस बात को आप गलत मत करना। नेक्स्ट है शैलीगत प्रवृत्तियाँ। शैलीगत में इन्होंने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है, प्रतीकात्मक शैली अपनाई है और नवीन अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। ये आप ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों, ये आप लोगों को मैं PDF उपलब्ध करवा दूंगी, आप लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन हैं देखेंगे। प्रसाद, पंत निराला एवं महादेवी वर्मा। ये चार तो जो हैं छायावादी कवि के चतुर स्तंभ भी बोला जाता है, इनको चतुष्टय भी बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। छायावाद कवि, छायावाद के वृत्तरी एवं ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन कौन आते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ब्रह्मा जी किसे माना गया है, जयशंकर प्रसाद को माना गया है। विष्णु किसे माना गया है, सुमित्रा नंदन पंत को। निराला महेश को माना गया है। छायावाद की लघुत्रय में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा एवं भगवती चरम, ये आप ध्यान रखिएगा, एक वृत्तरी है और एक लघुत्रय है। लघुत्रय में छोटे कवि, वृत्तरी में बड़े कवि, तो ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं विद्यार्थियों। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु कौन थे, मोहिनी लाल थे और इनका बचपन का नाम क्या था, कलाधर। ये कलाधर जो नाम है इनका कई बार पूछा गया है और झारखंडी नाम भी इनका कई बार पूछा गया है। विद्यार्थियों, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इन चारों कवियों के बारे में, महत्वपूर्ण इनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी। आज की जो वीडियो है इसमें हमने छायावाद कब प्रारंभ हुआ, छायावाद के महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं, छायावाद के परिभाषाएं किस किस ने दी हैं और छायावाद की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इस वीडियो को आप बार बार सुनिए, देखिए, तो आपको छायावाद का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद बात आती है हमारी कि उनकी रचनाओं को याद कैसे किया जाए। अगली वीडियो में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन रचनाओं को याद करने का कार्य करेंगे। इन चारों कवियों को हम कवर कर लेंगे, इनके बारे में और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें भी हम देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आप इस वर्ष नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में, मैं आपको बता दूं केंद्रीय विद्यालय की भी जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढीला ना करें। अपने विद्यार्थी होने का एक कर्तव्य आपका बनता है कि आप डेली, प्रतिदिन अपनी विद्या अध्ययन को ग्रहण करें। अध्ययन को, सेल्फ स्टडी जो होती है उसको ना भूलें, उसको ज़रूर करें। दिन में प्रतिदिन आप 2 घंटे पढ़ने के अवश्य दें, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप जॉब वाले हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो। आपके 2 घंटे सेल्फ स्टडी को होने चाहिए। उसके बाद आप मेरी वीडियोस को भी फॉलो कर लीजिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रयोगवाद के कवियों की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो दी है, उसमें आपका प्रयोगवाद पूरा कवर हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी सी तैयारी पीछे से प्रारंभ की है। अक्सर लोग आगे से तैयारी को प्रारंभ करते हैं और पीछे तक आते आते जो है वीडियो को छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने अपनी तैयारी को थोड़ा सा पीछे से शुरू किया है और धीरे धीरे मैं पूरा आगे तक आ जाऊंगी। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। TGT से संबंधित, और अगर आप यूपी का भी कोई SSC का एग्ज़ाम या आप यूपी PET का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे चैनल पर GS की वीडियो भी उपलब्ध करवाई जा रही है, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। वो आपकी TGT की तैयारी में भी हेल्पफुल वीडियो होंगी, क्योंकि वो GS की वीडियो है और GS लगभग सबका एक जैसा ही होता है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।